डाउट लेके तुम्हें भी भेज दूंगी, ठीक है? एक बार वेट कर लेते हैं औरों का। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सौम्या। तुम लोग डाउट पूछ लो अगर कुछ है तो, नहीं आता है। मैम ईएमआई का? एनी डाउट? कल तुम्हारा मैथ का पेपर है, वो फिजिक्स का पेपर है ना? यस मैम। हाँ, फिजिक्स में कुछ नहीं आ रहा हो, कल पेपर देने जा रहे हो, पूछ लो। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में एंड एमीटर को मैम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता दीजिए एक बार, दोनों कंसेप्ट। हाँ, मैं बताती हूँ। मैम गुड इवनिंग। मैम एसी जनरेटर की वर्किंग भी बता देना। कल एसी जनरेटर आएगा क्या? मैम हाँ जी। ठीक है, डाउट पूछ लो। वही सबसे पहले रविंद्र इसने पूछा है, राज इसका नाम ही भूल जाती हूँ, अमनप्रीत ने, ठीक है? वर्किंग, ठीक है। और एक इसने बोला है कि मैम एसी जनरेटर की वर्किंग करा दो। और बोलो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो आपको लगते हैं आ सकते हैं। अरे बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट बताओ, तुमने पढ़ा होगा ना खुद में, तुम आपस में पढ़ के बैठे होंगे सारे, तो कुछ कुछ तुम बताओ, फिर वही रिवाइज करा दूंगी मैं। एक एक टॉपिक से तुम सबके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। सौम्या, ये तो उसमें एलसीआर का क्या?
LCR सर्किट का इम्पोर्टेंट कह रही है। LCR सर्किट तो एसी है, वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं है कॉन्सेप्ट उसका। चलो आ जाओ मैम, ट्रांसफॉर्मर करा दो। ट्रांसफॉर्मर पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? अब जैसे सुहानी है और सौम्या, जो बच्चे उत्तराखंड वाले हैं, इन्होंने नहीं पढ़ रखा ना। पढ़ा हुआ है क्या बेटा? नो मैम। नो मैम। तो इन्होंने नहीं पढ़ा ना, फिर इनको कैसे समझाऊंगी? ऐसे टॉपिक्स में से पूछो जो अभी तक क्लास में हो गया है, जो इनके भी काम आए। अब बाकी जैसे ट्रांसफॉर्मर वगैरह है, जिनको पूछना है वो लास्ट में रुक जाना, उनको समझा दूंगी। मैम जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर वाली ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो की हुई है, वो समझा। वो तो मैं करा ही रही। स्क्रीन शेयर कर दी क्या मैंने? यस मैम। हाँ, तो मैं समझा रही हूँ। देखो, मैम कुछ टॉपिक मेरे पास नोट किए हुए हैं जो सर ने बताए थे। हाँ वो भेज दो मेरे को, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में देखो क्या होता है। गैल्वेनोमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, या तो इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एमीटर को गैल्वेनोमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अपना गैल्वेनोमीटर है। एमीटर को बनाने के लिए हमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है पैरेलल में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लिखोगे शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे इन पैरेलल। तुम फिर लिखोगे आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है? आइडियल शंट रेजिस्टेंस बताओ। आइडियल शंट रेजिस्टेंस कितना लेके चलते हो? 0, ठीक है। और शंट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? शुड बी मिनिमम। कैसा होना चाहिए? शुड बी मिनिमम, बहुत कम वैल्यू का होना चाहिए। फोर्थ, करंट, एमीटर क्या काम आता है? करंट मेजर करने के लिए। और एमीटर कहाँ लगाते हैं सर्किट में? एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? सीरीज। एमीटर बनाने के लिए शंट पैरेलल में लगेगा, बट एमीटर जब कंप्लीट डिवाइस बन जाएगा, दिस इज योर कंप्लीट एमीटर, तो इसको कहाँ लगाओगे? सीरीज में। शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। और एमीटर बेटा वही करंट मेजर करता है जो करंट एमीटर से पास होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, एमीटर वही करंट मेजर करेगा जो एमीटर से पास होगा। पहले एक बार इसका वो देख लेते हैं वर्किंग। सपोज करो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का करंट जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो है IG। IG क्या होता है? IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। देखो तुम्हें बोर्ड्स में लिखना ही तो होता है, तुम एक एक चीज को लिखोगे ना, उसमें एक पेज भर जाएगा। फुल डिफ्लेक्शन करंट है ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो पास होगा। मान लो अब तुम्हें एमीटर बनाना है I एम्पियर का, तो देखो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा? IG। और शंट से कितना जाएगा फिर? I माइनस IG। तो अब तुम्हें पता है ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहने वाली है? वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बराबर रहेगी वोल्टेज अक्रॉस शंट, क्योंकि बोथ आर इन पैरेलल। तो V का मतलब क्या होता है? IR। तो गैल्वेनोमीटर का करंट IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इक्वल्स टू शंट का करंट कितना है? I माइनस IG। शंट का रेजिस्टेंस कितना है? S। बस ये एक इक्वेशन बनती है यहाँ पे। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ रेजिस्टेंस है R1, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R3, और आपने लगाया यहाँ पर एक एमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ लगा दी एक बैटरी, समझाने के लिए समझा रही हूँ बस। एमीटर कौन सा करंट रीड करेगा? सपोज करो इस ब्रांच में जा रहा है योर I1 करंट, इस ब्रांच में जा रहा है I2 करंट, और जो इस V वोल्ट की बैटरी से टोटल करंट जो निकल रहा है वो है I। तो तुम्हारा एमीटर कौन सा करंट रीड करेगा? मैम I1 वाला। I1 I1 वाला है ना। जो करंट एमीटर से गुजरेगा,
एमीटर वो करंट मेजर करेगा, यानी इस कंडीशन में कौन सा मेजर करेगा, वो I1 वाला। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एमीटर यहाँ लगाया, अब बताओ अब कौन सा करंट मेजर करेगा? मैम I2 I2 करंट मेजर करेगा। यस ठीक है, तो जो करंट एमीटर से पास करेगा वो उसी करंट को मेजर करेगा, इसीलिए एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। इस सीरीज से टोटल करंट जो निकलेगा वो मेजर कर देगा। एमीटर समझ में आया अब? यस यस मैम। कुछ भी डाउट हो तो ma'am. एनी डाउट? नो मैम। आ गया, फिर वोल्ट मीटर पढ़ाऊं? यस मैम। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि शंट का रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए, वाई शंट रेजिस्टेंस शुड बी आइडियल, क्यों होना चाहिए बताओ? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कैसा हो, मिनिमम हो। ठीक है, क्योंकि एमीटर खुद का रेजिस्टेंस, तो ये लिख सकते हो तुम इसमें कि वी वांट कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी मिनिमम सो दैट एमीटर कैन रीड द एक्चुअल करंट, अदरवाइज वो खुद अपने अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा और हमें एग्जैक्ट करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये आंसर है इसका, है ना। एमीटर, भाई एमीटर के पास अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारे एक्चुअल वैल्यू करंट की जो होगी वो नहीं मिलेगी ना सर्किट में, वो अपना खुद का एक रेजिस्टेंस ऐड कर देगा। तो हम रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना चाहते, इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। समझ गए? यस मैम। इसलिए शंट को पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में लगाने से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कम हो जाएगा ना। आपका एक ही आंसर है, शंट को पैरेलल में क्यों लगाएंगे, क्योंकि आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज लेस, तो वो ओवरऑल तुम्हारे रेजिस्टेंस को कम कर देगा एमीटर के। ठीक है, वोल्ट्स के पर्सपेक्टिव से वोल्ट मीटर क्या होगा? अब हम बनाना चाहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओगे, सीरीज में लगाओगे, लेकिन वोल्ट मीटर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आइडियल। हाँ, वेरी गुड, आइडियल रेजिस्टेंस इज हाई। आइडियल रेजिस्टेंस, सॉरी आइडियल तो इनफाइनाइट ही लेते हैं, वैसे एक्चुअली में इनफाइनाइट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो आर शुड बी, आर इज हाई, हाई वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब देखो वोल्ट मीटर है, इसके अंदर से तो कितना करंट जा सकता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से तो आईजी करंट ही जा सकता है। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी किसके बराबर होगा, टोटल करंट। टोटल करंट कितना है, आईजी। टोटल रेजिस्टेंस कितना है पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, जी प्लस आर। बस वोल्टेज लिखनी है, आई आर, गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर वाला करंट जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस, दैट्स इट। और मैंने आपको सेंड कर दिया जो मैम इम्पोर्टेंट है। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। नो मैम 5 मार्क्स वाले भी है नीचे मैम दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे मैम 50 यूनिट से, उसको लिखे भी हुए हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट सर ने बताया। 5 नंबर वाले देखो, 5 Yes, ma'am. मार्क्स देख लेते हैं। 5 मार्क्स में ये सबके में ही आएगा कि तेरा ही आएगा? हाँ सबका सेम पेपर आएगा एक बोर्ड से। सबका सेम आएगा बेटा? यस मैम। जी सेम ही है। यस मैम। सही आएगा ना। अच्छा, मैम वैसे बोर्ड ने ना सैंपल पेपर्स भी भेजे हैं 5 मैम, अगर मैम वो भी आपको सेंड कर दिया मैंने। तो हो जाएगा। हाँ तो देखो इसमें सबसे पहले है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस, कैसे निकालेंगे पैरेलल प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस, बाकी को भी रिवीजन हो जाएगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए आएगा तो कैसे करोगे, तुम्हारे पास प्लेट है, इस प्लेट पे कैपेसिटर पे एक प्लस करंट होगा, एक पर इक्वल एंड अपोजिट माइनस, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी। देखो अगर मेरे पास 2 चार्ज है,
दोनों की वजह से इधर होगी, तो ई टोटल क्या लिखोगे तुम? मान लो ये सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, तो दोनों एक की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? सिग्मा सिग्मा बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें करना कैसे है, तुम्हें ये पता है हमें कैपेसिटेंस पूछा है, तो Q इक्वल्स टू CV होता है, और C का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन Q बाय V। V, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब चार्ज को क्या लिख सकते हो भाई? अगर हमें सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरियल डेंसिटी। Q अपॉन ए, तो इस Q को क्या लिख सकते हो? सिग्मा ए अपॉन V, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल रहा है यहाँ से मुझे V चाहिए। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो? V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच की दूरी, विच इज D। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाली है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ D लिखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। कैपेसिटेंस कितना आया? सिग्मा A अपॉन सिग्मा D, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, कितना हो गया? A एप्सिलॉन बाय D। बाकी तुम्हें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अगर 5 नंबर में आता है कि वी विल टेक 2 प्लेट्स and we will take equal and opposite charge density, A is the area of the plate, D is the distance between the two plates, ठीक है। let the total electric field between the capacitors, तो ये सब थोड़ा लिख के 5 नंबर का बनाया जा सकता है। डेरिवेशन एक लाइन का है, ठीक है। और बताओ और कौन सा आ सकता है? इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब भी आएगा। डाइलेक्ट्रिक वाला बता देती हूँ। अगर इसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक वाला आता है तो कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखा, इतना करा। उसके बाद फिर तुम लिखोगे कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो क्या रखोगे? पूरे थिकनेस में रखोगे, पूरे में हमने थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस 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 का माइनस माइनस का चार्ज। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स में क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV हो गया, ठीक है। अब तुम यहां से ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे। देखो ये कहां गया तुम्हारा मीडियम वाला कॉन्सेप्ट? कहाँ है यहाँ पे? मीडियम एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एप्सिलॉन नॉट, इसे चेंज करोगे तुम, बस C की वैल्यू लिखोगे A एप्सिलॉन मीडियम अपॉन D, क्योंकि अब की बार तुम्हारा कैपेसिटेंस कहाँ रखा है भाई? इस पूरी प्लेट में डाइलेक्ट्रिक रखा है ना तुमने K का, तो ये एप्सिलॉन नॉट किस में चेंज हो जाएगा? एप्सिलॉन मीडियम में। और तुम्हें पता है एप्सिलॉन मीडियम किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, है ना। तो तुम लिखोगे मैम कैपेसिटेंस C डैश विच इज इन योर मीडियम A एप्सिलॉन M बाय D, पूरा ये डेरिवेशन लिखा, बस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन M लिखा। C डैश इक्वल्स टू मीडियम को क्या लिख सकते हो? A एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R को ही क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो एप्सिलॉन R को ही K बोला जाता है, यही तुम्हारा K है, तो ये इसको K लिखो अपॉन D। तो तुम कहोगे A एप्सिलॉन बाय, ये किसके बराबर है? C के बराबर, तो C डैश किसके बराबर आया? K टाइम्स ऑफ C। बस एक लाइन और ऐड कर देना अगर डाइलेक्ट्रिक वाला आ जाए तो, बताओ, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना आएगा इसमें, इंड्यूस्ड चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी होता है ना, इंड्यूस्ड चार्ज, कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना आया? ये तुम्हारी प्लेट है प्लस सिग्मा और ये आपकी प्लेट है माइनस सिग्मा, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब है कि बेटा अगर आपने यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक रखा है प्लेट पूरी D थिकनेस में, तो यहाँ पर देखो माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बाहर वाली जो प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई E इंड्यूस, ठीक है, और यहाँ पर अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है I, तो तुम लिखोगे E नेट किसके बराबर है? बताओ, E माइनस E इंड्यूस, यही तो लिखोगे माइनस इंड्यूस। E नेट कितने के बराबर हो जाएगी? मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है कितने से? मान लो ये एयर, जब तुम्हारा वैक्यूम में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी, अब तुमने सारा मीडियम रख दिया, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E नॉट बाय K से घट जाती है, याद रखना। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय K हो जाती है, फोर्स भी यही होगा,
मीडियम में फोर्स भी एफ नॉट बाय के हो जाता है। तो ई नेट को यहाँ लिख सकते हो ई नॉट बाय के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के इक्वल्स टू ई इंड्यूस, यहाँ से ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय के। लो सारा फैक्टर, अगर तुमसे वो चार्ज का पूछे तो चार्ज में बस क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ई नॉट यही तो आई थी, तो टोटल कैसे निकाला था तुमने अभी, 2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करके सिग्मा आया अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के। इंड्यूस्ड के लिए सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। ये Yes, ये उड़ गया, तो सिग्मा इंड्यूस्ड भी कितना आया, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के। चार्ज लिखोगे तो चार्ज इंड्यूस्ड भी कितना आएगा, चार्ज अपॉन 1 माइनस 1 बाय के। तो सबका फैक्टर यही रहता है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखो 1 माइनस 1 का फैक्टर आया, इसमें भी 1 माइनस 1 बाय के का फैक्टर आया। बहुत इजी, बस पहली इक्वेशन याद रखनी है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट में से इंड्यूस्ड घटाएंगे और ई नेट क्या हो जाएगी, मीडियम वाली, और मीडियम में ई नॉट बाय के हो जाता है। बस ये पहली 2 लाइन हो जाएगा, ठीक है। और बताओ कैपेसिटेंस में तो यही डेरिवेशन है। मैम न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? हाँ, न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल पॉइंट होता है, एक्सिस नहीं होती। न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, एक्सिस नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह कर लोगे, यस मैम। मैग्नेटिक ma'am. डाइपोल बता सकते हो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल, फॉर्मूला बोलो मैग्नेटिक डाइपोल का। m into 12 हाँ, m ये into sin 12 थीटा, MB sin सॉरी अच्छा दिस इज फॉर टॉर्क। यस मैम। डाइपोल है ना, एक सेकेंड। यस मैम। तो ये तुम्हारा m एक तो ये into बनेगा 12 बार मैग्नेट के लिए, देखो ये होगा बार मैग्नेट का डाइपोल क्या बनेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, यही बनेगा ना। into distance Yes, between ma'am. them. Yes, ma'am. चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना डाइपोल, तो यहाँ पे चार्ज स्ट्रेंथ और लेंथ। और दूसरा बनता है तुम्हारा कॉइल का, कॉइल का डाइपोल क्या बनता है, NIA भी हाँ NIA हाँ, कॉइल का डाइपोल मोमेंट क्या बनता है, कॉइल का डाइपोल मोमेंट बनेगा तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यस मैम। इस डेरिवेशन नहीं होती, इनकी फॉर्मूला है। डायरेक्शन क्या होती है, बाय राइट हैंड थंब रूल निकालोगे, यस मैम। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। और मैम जो बार मैग्नेट उसमें साउथ से नॉर्थ। हाँ, बार मैग्नेट में क्या डायरेक्शन होती है, ना बार मैग्नेट में होती है साउथ टू नॉर्थ, है ना। नॉर्थ। ये यस मैम। साउथ को माइनस एम लेते हैं, नॉर्थ को प्लस एम, तो ऐसे साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन आती है। और पूछो, एक सेकंड रुको, अंशिका क्या कह रही हो, मैम सेल्स इन सीरीज बताना। क्या बताऊं, सेल्स इन सीरीज। सेल इन सीरीज, ठीक है। देखो अगले टॉपिक पे पढ़ाती हूँ। सेल्स इन सीरीज, सब अपने अपने डाउट पूछ सकते हो भाई। सेल इन सीरीज में देखो क्या होगा बेटा, हमारे पास इस तरीके से सेल्स होंगे, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस भी लगा देती हूँ, चलो पहले सेल की बात कर लेते हैं। ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस और ये नेगेटिव। मान लो इसका EMF 1 है, इसका EMF 2, इसका EMF 3, इसका EMF 4, ठीक है। यहां मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R। तो सब यहाँ पर 2 चीजें निकलवाई जाती हैं, एक तो निकलवाया जाएगा E इक्विवेलेंट, दूसरा R इक्विवेलेंट, तो बाद की बात है। तीसरा तुम्हारा मेन जो होता है करंट अक्रॉस, याद रखना जो ये अलग से रेजिस्टेंस होगा ना, इसे लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर वो दिया भी ना हो तो समझ जाना ये लोड रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो सही तरीका क्या है अरेंज करने का। सही तरीका ये है E1
E2, E3, E4, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा बताओ? सबको ऐड कर दोगे क्योंकि सही जुड़े हुए हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो कनेक्शंस ठीक हैं। तो E इक्विवेलेंट कैसे निकालोगी? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐड करते जाओ। करंट निकालने का तरीका क्या है? E इक्विवेलेंट अपॉन लोड रेजिस्टेंस। देखो अभी रुक जाओ, रुको। अब फिर क्या निकालोगे? R इक्विवेलेंट। अब मान लो मैं तुमसे क्या कहती हूँ, इन सबके पास ना रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका इंटरनल R3 और इसका R4, इनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे सीधे। यस मैम। यस मैम। तो मान लो ऊपर वाले को जब ऐड करते हैं तो मुझे एक टर्म मिलती है E डैश, नीचे वालों को ऐड करते हैं तो एक टर्म मिलती है स्मॉल r डैश। अब ये सर्किट तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? ये मेरा E इक्विवेलेंट आया, ये मेरा R डैश आया, अब बनेगा नीचे लोड रेजिस्टेंस अलग से। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जब करंट निकालने बैठोगे तो ऊपर टोटल वोल्टेज कितना है? E डैश अपॉन ये दोनों। अब रेजिस्टेंस किसमें हो गए? सीरीज में। ये याद रखना, R डैश प्लस R। ये सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। ऊपर वाला सर्किट रिसॉल्व करो, रिजॉल्व करने के बाद इस लोड रेजिस्टेंस को एज इट इज रहने दो और ये तुम्हारा सर्किट ऐसे बनता है फिर, ठीक है। अब मान लो इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कनेक्शंस ऐसे हो जाए, अब क्या करोगे? ये E1, E2, E3, E4। अब E इक्विवेलेंट। अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या करोगे? EMF माइनस E2 माइनस कर दो। E3 को क्या करें अब? माइनस। है ना, ये भी तो गलत ही है कनेक्शन। यस माइनस E3 प्लस E4, प्लस E4। ठीक है। बट अभी भी R इक्विवेलेंट जब निकालोगे इनका रेजिस्टेंस वो अभी भी ऐड ही होगा, याद। तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज में। सीरीज में अगर ये सारी E1 E2 बराबर हो जाए, जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में मान लो ये सब बराबर है E के, तो E डैश किसके बराबर हो जाएगा? N टाइम्स ऑफ E। अगर रेजिस्टेंस भी सब आपस में बराबर है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? N टाइम्स ऑफ R, ठीक है। भाई सबको ऐड करोगी ना, अगर ये तो बराबर है। अगर E प्लस E जितने टाइम्स आएगा उन सबको ऐड कर दोगी। 4 बार है तो 4 E हो गया, 5 बार आएगा तो फिर 5 E हो जाएगा, यानी N टाइम्स हो जाएगा E। अगर सीरीज में ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समझ गई? यस मैम। ऐसे बस सीरीज इतना ही है, सबसे आसान। बस इसमें साइन का याद रखना, अगर उल्टा है तो फिर नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इसमें डेरिवेशन नहीं आएगी सेल इन सीरीज में, तो यहाँ से तो तुमसे सवाल आएंगे। यस मैम, 1 मार्क्स। ओके मैम। यहाँ सीरीज में सवाल आएंगे। मैंने क्वेश्चन भेजा। टॉपिक बोलो और बताओ। और मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। रुक जाओ एक बार, जशनप्रीत ने कुछ भेजा है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली fills the space between plates। जशनप्रीत है क्लास में? यस मैम। जशनप्रीत ने जो क्वेश्चन भेजा है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये मैंने देखो, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर में मैंने इस कैपेसिटर प्लेट की जो थिकनेस है वो D है, और इस पूरी D में डाइलेक्ट्रिक ना रखे, बस किसी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। मान लो ये थिकनेस कितनी है? T। आ जाओ, तो कैसे करेंगे? देखो मान लो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल कितना है? V2। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? सी क्यू इक्वल्स टू सी बी, और सी का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाई बी, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे को चाहिए V, चाहिए V निकालना पड़ेगा। तो V इक्वल्स टू, देखो तो
टोटल V कैसे निकालोगे भाई, V1 प्लस V2 ऐड करना पड़ेगा, तभी V निकलेगा। V का फॉर्मूला क्या होता है, ED। यस मैम। अच्छा ऐसे कर लो, मैम इसमें डिराइव करना एक्सप्रेशन। हाँ डिराइव करना है। ये V1 देखो, ये वाला ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यहाँ एयर है और यहाँ एयर है। तो बेटा क्या करना, इनको ना V1 V2 और V3 लिख लेना। तो टोटल पोटेंशियल, अब फॉर्मूला है Q C इक्वल्स टू Q बाई V, तो मतलब तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। पता कैसे चलेगा कि स्टेप शुरू कैसे करें, V निकालेंगे। तो V कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अच्छा अब V का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, यही फॉर्मूला होगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट, राइट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट बाय K, अभी निकाला है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट बाय K। तो V1 में लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। मैम मान लेते हैं बेटा, आप देखो इसको ऐसे करो, डिस्टेंस को ऐसे मान लो, ये तो थिकनेस T है, इसका तो T थिकनेस का है, इनकी टोटल डिस्टेंस D है। तो सपोज करो मैं इसको D1 मान लूं और इसको D2 मान लूं, कर सकते हैं इतना, D1 D2 मानना है। E नॉट क्योंकि फॉर्मूला है D, तो मुझे D चाहिए। देखो मैंने भी याद थोड़ी कर रखे हैं, तुम बताओ, मेरे को याद नहीं है, बट मुझे ये पता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं निकालने के। अब मेरे को दिख रहा है Q अपॉन V, यानी V चाहिए होगा, तो V कैसे निकाल सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर मैंने देखा V के बाद ED चाहिए, तो इसका मतलब D निकालना पड़ेगा। तो D क्या करो भाई, मान लो D1 D2 हो गया, तो यहाँ लिखो D1। V2 किसका है, V2 है तुम्हारा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला। तो अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के, अभी बताया था कि बेटा मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय K हो जाती है, तो मीडियम में ये E नॉट बाय K हो गई, ठीक है। डिस्टेंस कितना है इसका, T, डाइलेक्ट्रिक वाले का डिस्टेंस है T थिकनेस, प्लस V3 क्या हो जाएगा, E नॉट D2, सही है। तो देखो E नॉट इज D1 प्लस D2 प्लस E नॉट बाय K इंटू D। E नॉट D1 प्लस D2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, D माइनस T, टोटल D है, और D1 प्लस D2 को क्या लिख सकते हैं, D माइनस T। भाई देखो ना, टोटल D है, D1 प्लस D2 एयर वाला है, उसमें से T वाला घटा दो तो यही तो बचेगा, यस मैम। Yes, ma'am. तो प्लस E नॉट बाय K इंटू थिकनेस। E नॉट कॉमन ले लो, ठीक है। चलो अब अभी मत लो, फॉर्मूले में रखो, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। V की वैल्यू तुमने निकाली, E नॉट बाहर ले लिया, D माइनस T प्लस T बाय K। अब मेरी बात बताओ, E नॉट किसके बराबर है, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन यहाँ पे लिखा तुमने सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गई, D माइनस T प्लस T बाय K। अब देखो, अब इस Q को फिर सिग्मा में चेंज करो, सिग्मा इंटू ए, या सिग्मा को चेंज कर लो। देखो सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, या तो इस Q को लिख लो सिग्मा A, मैं इस Q को सिग्मा A लिख दूं, यस सिग्मा से सिग्मा गया और यही तुम्हारा एक्सप्रेशन है, एक लाइन, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय, इंपॉर्टेंट है ये। बताओ आ गया एक्सप्रेशन समझ में, Yes, Yes, ma'am. ma'am. जसनप्रीत आ गया, Yes, ma'am. हाँ Electrostatic potential due to an electric dipole. एक सेकंड रुको, सबके डाउट लूंगी, टेंशन ना लो। जैसे इसने अमनप्रीत ने भेजा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरीली जीरो एट ए पॉइंट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये तो यस नो वाले आंसर हैं, देखो नो मैम, वो न्यूट्रल एक्सिस वाला ही बता दो बस, सब बाकी तो हो गया। find electrical density at any point
the equatorial line of the electric dipole. एक सेकंड रुको. न्यूट्रल एक्सिस. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन और न्यूट्रल एक्सिस. ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये कुछ नहीं कह रहा. न्यूट्रल एक्सिस का मतलब यहाँ पर है. न्यूट्रल एक्सिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. देखो क्वेश्चन नंबर इसने पूछा है न्यूट्रल एक्सिस. अमनप्रीत एक बार न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन अपने आप देख लेना, ठीक है. मुझे डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं पता ये न्यूट्रल एक्सिस क्या कहना चाह रहा है. मैं आगे से बताती हूँ. ये कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और न्यूट्रल एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है. यानी यहाँ पर एक तरफ माइनस क्यू चार्ज होगा और एक तरफ प्लस क्यू चार्ज होगा. तो इसका मतलब ये है इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इक्वेटोरियल. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट. ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, बस ये कह रहा है. तो कैसे निकाल सकती हो इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा. पहले तुम्हें डायरेक्शंस लेनी होंगी. अगर ये माइनस क्यू है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे. यस, टुवर्ड्स द चार्ज. प्लस क्यू की वजह से क्या होगा? अवे. ऐसे. अवे फ्रॉम द चार्ज. सपोज करो इनकी पूरी 2a है और ये यहाँ पे सेंटर है और ये जो डिस्टेंस p लिया है ये तुमने r ऊपर दिया है, ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस r. ये वाला डिस्टेंस a हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस a हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, इफ ये एंगल थीटा है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी. देखो ये वाली लाइन, दिस लाइन एंगल के साथ थीटा और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ठीक है. तो दोनों का ये कंपोनेंट यहाँ पर e cos थीटा और दूसरे वाले का भी यहाँ पर प्लस e cos थीटा. दोनों के साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? देखो कैंसिल आउट हो गए. समझ में आया डायरेक्शन कैसे लिया है मैंने? यस मैम. देखो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो ये वाली लाइन यहाँ भी तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी. सिमिलरली ये वाली लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे. एक्सटेंड करने के बाद फिर से ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ही बनाती पाएगी. तो e cos थीटा एक तरफ ऐड हो जाएंगे और साइन कंपोनेंट कैंसिल. दोबारा देख लो डायरेक्शंस कैसे लेनी है. तुम्हारा ये इस तरीके से बना. मैंने ये एंगल थीटा माना और ये एंगल थीटा. मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया ए बी लाइन को. मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाई तो बेटा ए बी लाइन अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो यहाँ भी तो थीटा ही बनाएगी. समझ गए? अब देखो सीडी वाली लाइन को. सीडी वाली लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो ये सीडी वाली लाइन अभी भी तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी. अगर ये इलेक्ट्रिक E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो दोनों के कॉस कंपोनेंट ऐड हो गए. E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. अब देखो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे क्योंकि ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर R और ये A. तो ये डिस्टेंस कितना बना? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. और ये वाला कितना बनेगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. बताओ हाइपोटेन्यूज. Yes, ma'am. यही बना ना. तो यानी तुम्हें दिख रहा है चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो यानी E नेट कितनी बनेगी यहाँ पे? 2E cos थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज की वजह से K Q अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर प्लस स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर चढ़ाओगे तो रूट हट जाएगा. cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई यानी ये बेस खुद है A. तो A यहाँ पर आया अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर ये इसकी पावर कितनी हो गई? 3/2. तो ये देखो K एज इट इज 2QA क्या बन जाएगा? P. यहाँ क्या आया? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर
3/2 यही होगा ई नेट। यस मैम। इक्वेटोरियल पॉइंट पे यही आता है कंडीशन। अगर तुम्हारा आर जो है वेरी 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 ग्रेटर देन ए है तो ये कितना बन जाएगा KP अपॉन, देखो ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा RQ। RQ, yes ma'am. ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में तुम्हें डायरेक्शंस लेनी है और एंगल लेना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो ये आगे वाली लाइन स्नैच करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ वही एंगल बना रही है। डन? Yes यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. मैम फेजर्स एंड LR सर्किट एक्सप्लेन कर दो। जो ये फेजर वाला पूछ रहा है ये है क्या बच्चा यहाँ पे? हाँ जी मैम। क्या नाम है? मैम संजू। हरलीन कौर। हरलीन, हरलीन आई है आज तो क्लास में भाई। मैम करवा रोज आते हैं क्लास में। कराती हूँ। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल भी आता है। अब देखो ये डाइपोल में पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा ना। अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीख ली, देखो -Q + Q। अब बच्चे कह रहे हैं ये शॉर्ट डाइपोल की वजह से मैम क्या निकलवाओ, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल भी दो जगह निकलता है, एक तो एक्सियल पॉइंट पे और दूसरा इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे तो 0 ही हो जाएगा बेटा, क्योंकि r दूरी है और ये देखो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना, √r² + a², और ये वाला डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा √r² + a²। अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो तुम लिखोगे पोटेंशियल एट P, इसकी वजह से -Q चार्ज की वजह से और प्लस वाले Q चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, है ना। हाँ, तो -Q की वजह से लिखोगे -KQ, डिस्टेंस कितना है चार्ज से इस पॉइंट का, ये वाला देखो ये डिस्टेंस लेंगे चार्ज से पॉइंट का, तुम कहोगे मैम r² + a² की पावर 1/2। प्लस वाले का लिखोगे KQ अपॉन मैम दूरी तो यही है। अब देखो क्या हो गए भाई दोनों ±0, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 हो जाता है, बट एक्सियल पे निकलेगा। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलती है, तो देख लो एक से ही दोनों समझ में आ जाएंगे। मान लो किसी इस पॉइंट पे तुम्हें क्या निकालना है, इस P पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो कितना इजी है। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त, पोटेंशियल निकालते वक्त एक सेम चीज याद रखनी है कि हमें जो डिस्टेंस लेनी है ना r इस P पॉइंट तक, वो सेंटर से लेके चलनी है, बस ये याद रखना, ये सेंटर से लेंगे r। ठीक है, अब ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 2a था, तो ये वाली डिस्टेंस a हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस a हो जाएगी। अब P पॉइंट पे डायरेक्शन बैठा लेना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए डायरेक्शन बैठाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल के लिए तो डायरेक्शन लेते नहीं ना, पोटेंशियल कैसा है, स्केलर। देखो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, -Q और +Q की वजह से। चलो -Q की वजह से कितना है, -KQ अपॉन R कितनी दूरी पे है, R + A, R+A, और +Q वाला कितनी दूरी पे है, R से। बस ये याद रखना है कि सेंटर से लेना है R, और इनके बीच डाइपोल के बीच की दूरी लेनी है 2a। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, KQ बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा 1/r - a -1/r + a। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगी -Q2। अब कर लोगे आगे सॉल्व, अब तो बस कैलकुलेशन है, सिंपल है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर तुम्हें देखना पड़ता कि क्या माइनस करना है क्या प्लस, जैसे कि पॉइंट A और पॉइंट B। A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, A पॉइंट, नहीं देखो नेगेटिव चार्ज है ना A वाला, A वाले की वजह से बेटा ऐसे होगी ये टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होती है। B वाला पॉजिटिव चार्ज है तो B की वजह से अवे होगी। तो नजदीक कौन सा चार्ज है भाई, प्लस वाला, तो इसका मतलब प्लस वाला डोमिनेट करेगा, तो यानी B। तो अब जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखते, EB - EA। वहां तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता कि B में से A घटाना है, क्यों, क्योंकि B वाला क्या है,
डोमिनेट। डोमिनेट कर रहा है क्योंकि वो चार्ज पास में रखा है, समझ गए? तो ईबी माइनस ई, बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देना, स्केयर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे ये स्केयर बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केयर लगा देना, समझ गए? दोनों एक साथ हो गए कवर। बताओ आकाश, आया समझ में? यस मैम। पक्का? यस मैम। हरलीन कह रही है कि मैम फेजर्स करा दो और एलसीआर सर्किट करा दो। एलसीआर सर्किट शायद बहुत बच्चे कह रहे हैं करा दो। यस मैम, इम्पोर्टेंट है। मैम ठीक है। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी करवा देना। एलसीआर सर्किट न्यूमेरिकल तो थर्ड यूनिट में ज्यादा कह रहे हैं, किस यूनिट से? थर्ड यूनिट से ज्यादा आ रहे हैं। मैग्नेटिज्म। यस मैम। मैम बट सब न्यूमेरिकल्स में ना ऑप्शन होगी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ। यस मैम, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल होगा और में। ठीक है, न्यूमेरिकल तो तुम कर लोगे भाई, अब तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स इतने करा रखे हैं क्लास में, अगर अब भी नहीं करके आए ना, बता दिए तुम्हें फिजिक्स के पेपर में, अगर न्यूमेरिकल तो छोड़ के आए ना, जेई की तैयारी कर रहे हो और बोर्ड लेवल का अगर न्यूमेरिकल छोड़ के आ गए तो फिर बताऊंगी तुम्हें। एलसीआर सर्किट में देखो क्या होता है, एक तो ये बेटा तुम नहीं समझ पाओगे, एलसीआर सर्किट एक कैपेसिटर होता है और एक होता है अपना रेजिस्टेंस, इसको एसी के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो उत्तराखंड वालों बच्चों, इस वाले टॉपिक को तुम अपने दिमाग में मत बैठाना, ठीक है? एल सी आर तीनों लगाए तुमने, इसमें ये बताओ इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या है, फिर वही पढ़ाऊं, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत कहाँ है ये हरलीन पूछो। मैम ये इंडक्टेंस वगैरह निकालने में प्रॉब्लम आती है, फिर पोलराइजेशन निकालने में। ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है बेटा, ये 1 मिनट में नहीं, इसको तुम छोड़ देना ना एलसीआर को, कुछ और अटेम्प्ट कर लेना इसकी जगह। ओके मैम, 3 नंबर में आएगा ये। न्यूमेरिकल आएगा। एलसीआर सर्किट क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा बेटा, ये तो तुम्हें पहले बताना था। हाँ बोलो बोलो। मैम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है वो बता दो। हाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो थ्योरी का टॉपिक है, यस कराते हैं। थ्योरी का टॉपिक तो मुझे भी इतना याद नहीं है। और पूछ लो। अंशिका कहाँ चली गई? मैम मैंने आपको सेंड किए थे। देखो मैम बेटा एलसीआर नहीं करा पाऊंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये नहीं हो पाएगा। तुम ऐसे डाउट लो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तो आसानी से हो पाए। मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा कि एक मटेरियल, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, ऑफ ए मटेरियल, ठीक है? टू ठीक है कि कोई भी मटेरियल अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिहेव कैसे करेगा, ठीक है? कोई अब हमारे पास मटेरियल जो होते हैं या तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है? एक हमारे पास होता है डायामैग्नेटिक और तीसरा होता है मेरे पास फेरोमैग्नेटिक। अब ये तीनों तरीके के मटेरियल्स हैं, अगर इन तीनों तरीके के मटेरियल्स को तुम कहाँ रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग बिहेव करेंगे, ठीक है? अब वही प्रॉपर्टी दिखाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कि किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ कि किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है। अब देखो अगर पैरामैग्नेटिक को रखा जाता है तो क्या लिखोगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल
when a material is placed in electric field, either the material is attracted in magnetic field या repel. ठीक है, अब जब पैरामैग्नेटिक को रखते हो ना, तो पैरामैग्नेटिक के बेटा जो डाइपोल होते हैं इस मटेरियल के, वो किसी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। किसमें? किसी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे इसको, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में जब पैरामैग्नेटिक को रखोगे, तो इसके सारे डाइपोल्स किसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं? ऑल डाइपोल्स, हाँ, अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? 1। कितनी मानते हैं कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 है, क्योंकि ये सारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहाँ पर इसमें पैरामैग्नेटिक के लिए इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है? प्लस, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। डायामैग्नेटिक क्या करता है? डायामैग्नेटिक के डाइपोल अपने को कहाँ अलाइन करते हैं? इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, जिसकी वजह से डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा, क्योंकि ये डायपोल इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से डायामैग्नेटिक दूर भागेगा, रिपेल करेगा। इसकी वजह से डायामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी हाईली ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है। इसकी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो तुम? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन H। ठीक है, I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। H क्या है? मैम एच मैग्नेटिक की इंटेंसिटी नहीं है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैम एंड आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। H क्या होगा यहाँ पे बताओ? मैम Magnetizing- मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ, H होगा यहाँ पे मैग्नेटिक, नहीं मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा क्या? यस मैम। मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा मे बी। मैग्नेटाइजेशन होगा ना। H तुम्हारा Yes, ma'am. मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? मैग्नेटिक फील्ड टाइप होगा जो भी तुम एक्सटर्नल लगाते हो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो सकता है। हाँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगा। एक और क्या फॉर्मूला बनता है इसका? B किसके बराबर होगा? देखो, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई H। मैम। ये फॉर्मूला याद रखना। H होगा H। ठीक है, H का फॉर्मूला होगा। और एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई। ये फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला होता है इनका। ओके मैम, क्या ओके मैम? समझा गया। कैसे रिलेट करोगे इसको? देखो यहाँ से देखो, तुम्हारा मैग्नेटिक, तुम्हारी मैग्नेटाइजेशन की जो वो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तुम्हारे H के। ठीक है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। M इज योर मैग्नेटिक फील्ड, H इज योर, H को भी सॉरी, H इज योर मैग्नेटिक फील्ड और M योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, M इज योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। H इज योर मैग्नेटिक फील्ड जो तुमने लगाया है। तो यहाँ से तुम्हारे पास अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, टोटल मैग्नेटिक, B क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा म्यू नॉट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? H से प्लस M से। ठीक है, बस ये इसके फॉर्मूले देख लेना। एक तो ये फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने। अब देखो, म्यू नॉट H, M को क्या लिख सकते हो अब?
एम को क्या लिख सकते हो, यहां से देखो एम को तुमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच लिखा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के लगाते हैं बेटा ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लगता है साई एम विच इज योर ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर एम की जगह लिख दो साई एम इंटू एच। तो म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया 1 प्लस साई एम, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा जो पीछे लिखवाया है 1 प्लस साई एच, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ठीक है, अब देखो अभी तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, म्यू नॉट 1 प्लस साई एम किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस साई एम ये किसके बराबर है, बी की। ना 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 ना, ये देखो म्यू म्यू के बराबर है ना, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस साई, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, बी इक्वल्स टू म्यू एच। देखो म्यू नॉट को चेंज कर दिया मैंने, म्यू नॉट किसके बराबर था यहाँ पे, ये रहा म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई एम, तो ये इसको कन्वर्ट करके लिख दिया म्यू। तो एक और फॉर्मूला आया बी का म्यू एच। तो ये तीन फॉर्मूले हैं क्या, एक तो ये याद रखना m जो है साई एम एच के बराबर है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे h प्लस एम, m की वैल्यू रख दोगे, तीसरा फॉर्मूला ये आया, चौथा फॉर्मूला ये है, पांचवा ये आया। ये 5 फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये याद रख लेना, फॉर्मूले आ सकते हैं यहाँ से। अच्छा मैम। और रिलेटिव परमिटिविटी में क्या लिख सकते हो, म्यू आर और किसके बराबर होगा, 1 प्लस साई एम के, रिलेटिव परमिटिविटी। ये कैसे बनेगा, इसी फोर्थ इक्वेशन को देखो, म्यू अपॉन म्यू नॉट करती हूँ। अब अभी तुमने पढ़ा है कि हमारे पास मीडियम वाला किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। अब म्यू या ये वाला म्यू का मतलब है ये मीडियम वाले की बात कर रहा है, तो म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट करोगे तो किसके बराबर आएगा, म्यू आर। तो इस म्यू नॉट को अपॉन में ले जाओ, तो ये म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस साई एम, समझ गए। यस म्यू मीडियम वाला है, बी इक्वल्स टू म्यू मीडियम इंटू एच, तो वही फॉर्मूला है। ये लो एक और आ गया छठा। अच्छा अब आगे बोलो, ये मैं तुम्हें सब शेयर कर दूंगी, तुम रिवाइज कर लेना रात में बैठ के, बोलो। और मैम क्यूरीज लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म में? क्यूरीज लॉ ये होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बढ़ाते जाते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आता है, उस पॉइंट के बाद मैग्नेटिक मटेरियल अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। थ्योरी का टॉपिक है ये, एक बार पढ़ लेना, थ्योरी है ये। यस मैम। थ्योरी मैम वाला वोटलेस करंट क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ हरलीन बोलो। मैम वोटलेस करंट क्या होता है? वॉटलेस करंट ये आया है क्या तुम्हारे कुछ उसमें, यस मैम सिलेबस में है। जेई में नहीं है ये वॉटलेस करंट, ये तुम हाँ देखो वॉटलेस करंट किसे बोलेंगे, एसी सर्किट में जब हम लोग क्या लगाते हैं, देखो एसी सर्किट में 3 चीजें लगती हैं, या तो इंडक्टर या कैपेसिटर या रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब जो पावर का लॉस होता है वो सिर्फ किसके अक्रॉस होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो जो तुम्हारा जो पावर का लॉस होगा या पावर जहां अपीयर होगी या जहां पावर डिसिपिएटेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है, ठीक है। तुम्हारे इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर का कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है। अब मान लो तुमने अपने सर्किट में सिर्फ या तो इंडक्टर लगाया है या कैपेसिटर लगाया है और तुम्हारे सर्किट में एसी करंट फ्लो कर रहा है। अगर तुम्हारे सर्किट में एसी करंट फ्लो कर रहा है और इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से तुम्हारे सर्किट में कोई भी पावर का डिसिपिएशन नहीं हुआ या पावर का लॉस नहीं हुआ, तो इस केस में तुम्हारी एवरेज पावर क्या हो जाएगी उस सर्किट में, 0। तो ऐसा करंट जो कोई भी पावर डिसिपिएट ना करे उस करंट को क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट, समझ गए। यस मैम। ये एक वो करंट है जो एसी सर्किट में फ्लो करेगा, फ्लो तो करेगा बट पावर डिसिपेट कितना करेगा, 0, ठीक है। भाई रेजिस्टेंस के ये हम क्या लगाते हैं, हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, अगर मैं रेजिस्टेंस में कोई आई करंट छोड़ती हूँ तो भाई यहाँ पर हीट
अपीयर होती है ना आई स्क्वायर आर टी रेजिस्टेंस में, हीट डेवलप हुई, ये हीट जनरेट होती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इंडक्टर लगाती हूँ और ये करंट आई जा रहा है, अब मान लो ये आई तुम्हारा एसी करंट है, तो यहाँ पर कोई भी हीट या पावर डेवलप नहीं होगी। तो ऐसा करंट जो पावर ही नहीं डेवलप कर रहा, तो उसको इसलिए क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। ठीक है, वॉटलेस का मतलब क्या है, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। वॉट किसकी यूनिट है भाई, पावर की यूनिट है ना। देखो वॉट लेस, तो वॉट पावर की यूनिट है, और लेस का मतलब है एक ऐसा करंट जो पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वॉटलेस करंट। ठीक है, आगे बोलो। याद रखना ये रेजिस्टेंस में पावर जनरेट कर देगा एसी करंट, बट इंडक्टर और कैपेसिटर में नहीं करता। लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। ओनली इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर में वॉटलेस करंट आएगा, रेजिस्टेंस में नहीं। समझ गई हरलीन? यस मैम। और पूछो। मैम स्नो रूल क्या होता है? कौन सा रूल? स्नो रूल, SNOW। स्नो रूल छोड़ो, ये तुम्हारा उसमें होगा ना मैग्नेटिज्म वाले में, नहीं यस आएगा, मैम। नहीं आएगा। आगे बढ़ो। मैम एक मैक्सवेल इक्वेशन समझा दो। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ईएमआई का टॉपिक, ईएम वेव का टॉपिक है ये तो। यस मैम। आज करवाना था मेरे को यही, आज इसलिए आगे नहीं करवाया कि करा दूं, ईएम वेव पढ़ा दूं, 10 मिनट ही लगेंगी। मैक्सवेल इक्वेशंस मैम बेसिक बेसिक पढ़ा दो, पेपर में हाँ आ हाँ, जाए। बेसिक ही कराऊंगी। चारों इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, मैं करा देती मैम हमारे सर ने कहा था सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे। हूँ। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन तो पूछ सकते हैं, और एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। मैम वैसे वेव्स वाला चैप्टर आ नहीं रहा कल। भाई जब ईएम वेव आ ही नहीं रहा तो क्यों पढ़ रहे हो? मैम आ रहा है ईएम वेव्स वाला चैप्टर। इसी आ रहा है तो ईएम तो आएगा। एट्थ क्वेश्चन है उसका ईएम वेव में। 8th क्वेश्चन ईएम वेव का आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, मैम Yes, 6 ma'am. मार्क्स का पेपर आना है। मैं ईएम वेव करा देती। अभी तुम्हारा एसी सर्किट रह गया ना, अगर एसी सर्किट अगर मैं तुम्हें करा देती तो कोई दिक्कत नहीं होती, तुमसे बढ़िया पेपर करके आती। देखो, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए ईएम वेव में। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तुम लिख सकते हो कि डेफिनेशन क्या है, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से क्या बनता था ये बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से क्या बनता था, ईएमआई में पढ़ा है तुम? ईएमएफ EMF जनरेट होता था। ये कह रहा है ईएमएफ जनरेट होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक का चेंज से ईएमएफ जनरेट होती है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से क्या प्रोड्यूस होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अगर हम क्या चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ जनरेट होता है, कैपेसिटर के बीच में। कहाँ जनरेट होगा, कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी दिखा रहा है। फ्लक्स का चेंज, कौन सी फ्लक्स है, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक, डी फाई ई बाई डी टी दिख रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आ जाओ सीधे चलते हैं यहाँ पे, मैक्सवेल्स का मॉडिफाइड लॉ। एम्पियर लॉ का फॉर्मूला क्या था, एम्पियर लॉ बताओ जल्दी से, क्या है, जल्दी बताओ। एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला आ सकता है, B.dl is equal to डेफिनेशन आ सकती है एम्पियर्स लॉ की, डेफिनेशन, एम्पियर लॉ की डेफिनेशन आ सकती है। क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन क्लोज्ड। अब देखो कैपेसिटर के बीच में कितना करंट होता है, कैपेसिटर के बीच में कितना करंट होता है, बीच में 0 है ना। कैपेसिटर के बीच में तो प्लेट अलग अलग है, बीच में तो करंट होता ही नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में करंट 0 है। लेकिन जब हमने क्या देखा,
मैंने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कंपास रखा तो कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होना चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हारे करंट में क्या आता है, इंप्रूवमेंट करते हैं कि आई इनक्लोज्ड के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट को भी ऐड करो। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, डी फाई ई बाय डी टी। मेरी बात समझ में आई? देखो लैपटॉप बहुत स्लो कर रहा है। क्या कर रहे थे हम लोग, देखो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला और ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल किसके बराबर है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये हर जगह ये वर्क करेगा, लेकिन बिटवीन कैपेसिटर करंट जीरो होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये मैक्सवेल करेक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ, जहां कहता है कि एक काम करो, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज को क्या लिखो, आई इनक्लोज प्लस आई डिस्प्लेसमेंट करंट। तो म्यू नॉट आई इनक्लोज डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। सही है? तो ये तुम्हारी मैक्सवेल्स एम्पियर करेक्शन है, ये याद रखना, ये 1, 2 नंबर 3 नंबर में आ सकती है। लॉ बोल लो या करेक्शन बोल, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। बस ईएम वेव से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन देख लो, ये रही, यहाँ एक पेज पे लिखी गई है, 3 नंबर में पूछी जा सकती है। इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन देखो जरा, ये E डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा लॉ है ये, कौन सा लॉ है ये, गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ ही तो है। गॉस लॉ। हाँ, E डॉट डी ए फ्लक्स होता है, E डॉट डी ए, यस मैम। और ये फ्लक्स किसके बराबर होता है, गॉस लॉ में चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। Your voice is इसको इंटीग्रेट करोगे तो E डॉट डी ए इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन होती है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी E डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड देखो, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में तुम्हारी फील्ड लाइंस कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है ना, मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बनाती है। तो क्लोज लूप मतलब नॉर्थ से चली साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ आ गई, तो यानी ये क्लोज लूप बना रही है। तो अगर गॉस लॉ को मैग्नेटिज्म में लगाते हैं तो बी डॉट डी ए किसके बराबर आएगा, 0 के। ई की जगह बस बी लिखना है, ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म वाला हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन कौन सा है, फराडे लॉ। थर्ड इक्वेशन क्या है, फराडे का लॉ। फराडे क्या कहता है भाई, ईएमएफ जनरेट होगी कब, जब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, change. यही होगा, यही तो कहता है तुम्हारा ईएमएफ। यस मैम। ईएमएफ होगा डी फाई बी बाय डी टी। डी फाई भी बता रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज से ईएमएफ जनरेट होगी माइनस साइन। ईएमएफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे फराडे में बताया था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो और क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर तुम इस ईएमएफ को और क्या लिख सकते हो, ई डॉट डी एल। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज आता है, लाइन एलिमेंट। गॉस लॉ में डीए है और फराडेज लॉ में यहाँ पे क्या है, लाइन एलिमेंट डीएल। ठीक है, बात समझ में आई।
बस यहाँ पे डीएल वाला एलिमेंट लगाना है, ईएमएफ में डीएल लगा देना। फिर मैग्नेटिक फील्ड का डीएल, ये कौन सा लॉ है, अभी पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डीएल, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको तुम चेंज करते हो एम्पियर मैक्सवेल में, प्लस आईडी लगा देते हो। ठीक है, अब देखो याद रखने का तरीका क्या है वो सिखा देती हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास दो चीजें हैं, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट यानी डीए, और एक है डीएल। तो सबके साथ कॉम्बिनेशन बैठाओ, क्या, वी डॉट डीए, वी डॉट डीएल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए, इस सबके साथ कॉम्बिनेशन बैठाया, समझ गए। अब देखो बी डॉट डीए, बी डॉट डीए क्या बनेगा भाई, अभी पढ़ा है, बी डॉट डीए क्या बनेगा। चलो सेकंड बताओ पहले, सेकंड क्या बनेगा, बी डॉट डीएल, एम्पियर्स लॉ है बी डॉट डीएल, तो यस मैम। एम्पियर्स लॉ है, तो यहाँ एम्पियर लॉ की इक्वेशन म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो म्यू नॉट आई डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt, याद रखना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई डॉट डी ए गॉस लॉ है, गॉस लॉ। याद रखना जब भी फ्लक्स की बात होती है तो ये हमारा एरिया के साथ आता है, B इंटू ए, ई इंटू ए, तो ये किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब याद रखो एरिया के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो वो जीरो हो जाएगी, जीरो। बस। अब ई डॉट डीएल बचा, ई डॉट डीएल समझ जाना ईएमएफ वाली बात है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बस d5/2। ऐसे ये चार इक्वेशन याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है और डीएल है, चारों के साथ कॉम्बिनेशन बैठाओ। एक गॉस लॉ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ। जहां गॉस लॉ होगा वहां याद रखना फ्लक्स की बात करेंगे, और फ्लक्स किसके साथ आता है, एरिया के साथ, ये इतना याद रखना। तो जहां जहां ई के साथ ए है, बी के साथ ए है, वहां गॉस लॉ बनेगा। तो ये याद रहेंगी, अब चीजें सिखा दी है, याद करना कैसे है। यस यस। Yes, डीएल के साथ तुम्हारा एम्पियर्स लॉ, इनमें कन्वर्ट, फर्स्ट और सेकंड वाले को उल्टा पुल्टा मत कर देना, कभी फर्स्ट में सेकंड कर दो, सेकंड में फर्स्ट, ये मत कर क्या ना। एरिया वाला जीरो होगा क्योंकि क्लोज लूप बनाती है। अगर पूछा भी जाए वाई बी डॉट डी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिखना मैग्नेटिक डायग्राम बनाना, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, और लिखना कि दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप, जिसकी वजह से क्लोज लूप बनाती है, तो बी डॉट डी ए जीरो होता है, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए आए तो एक्सप्लेन भी कर देना, क्लियर है। Yes. yes, ma'am. बढ़िया। और मैम करंट और मैम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में मैम वो रिलेशन। वो तो आई इक्वल टू एन ए वी डी है, यस मैम, हम उसको डिराइव करना। तुमने क्या है आज सुबह से, ये बताओ, जल्दी बताओ तुमने क्या करा है। रिवाइज ही किए जो मैम पीछे किया था। तुम सारा कुछ यहाँ पूछ रहे हो, बाकी के बच्चे को और डाउट नहीं है, और बोलो। नो मैम, बाकी तो क्या है। आई इक्वल टू एन ए वी डी, इसका यस मैम, नोट्स खोल के देखे मेरे क्लास के। यस मैम, वो भी खोले मैम, खुद के बनाए हुए वो भी खोल लेते। तो उसमें लिख रहा है, वो डेरिवेशन वहां से देख रहे हैं, छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। और बताओ मैम मैं भेजो ग्रुप में, मैंने लिखा हुआ है। किसने भेजा है ग्रुप में। नहीं मैम, मैं कह रही हूँ ये डेरिवेशन मैं भेजो ग्रुप में। भेज दो, इसके लिए हेल्प हो जाएगा, भेज दो। ओके मैम। एसी जनरेटर पढ़ लेते हैं, ठीक है, एसी जनरेटर पढ़ लेते हैं। एसी जनरेटर तुम लोग कह रहे हो तो एसी जनरेटर में पढ़ा देते हैं, पढ़ ले एसी जनरेटर। मैम ट्रांसफॉर्मर के जो लॉसेस हैं वो एक्सप्लेन कर दो एक बार। ट्रांसफॉर्मर की क्या एक्सप्लेन करूं। मैम लॉसेस एनर्जी के। देखो ट्रांसफॉर्मर की बहुत अच्छी पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, एक मेरे बहुत पास अच्छी। भी है, वो भेजता हूँ। क्लास में पढ़ाया था मैंने। मैम आप कल क्लास लोगे? कल तुम्हारी क्लास थोड़ी है
ट्रांसफार्मर का एक नोट्स शेयर करो एक दूसरे को फटाफट, जिसको जो चाहिए वो मैं भेज देता हूँ। वो वाला भेजो अभी। एक अमनप्रीत तुम पहले वो भेजो इसको, वो करंट वाला डेरिवेशन। किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में? हाँ ओके मैम, भेजती हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, शायद मैंने एलसीआर में पढ़ाया था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बहुत क्रिस्प नोट थे, बहुत प्यारे थे। एक सेकेंड को ढूंढने दो, एलसीआर सर्किट अल्लाह तो है इसमें। क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर पड़ जाना, ये आ जाता है, पूछ लिया जाता है। देखो ये रहा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी देख लेना। ये है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की लॉसेस ये रहे। ट्रांसफार्मर में किस किस की वजह से लॉस होते हैं? 4 लॉस होते हैं। एक तो एडी करंट की वजह से लॉस होता है, ठीक है। एक दूसरा लॉस होता है हिस्टेरेसिस कर्व की वजह से, और एक होगा लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है, और एक फ्लक्स लीकेज ड्यू टू पुअर लिंकिंग। ये 4 लॉस है। सबसे इंपॉर्टेंट एडी करंट, हिस्टेरेसिस कर्व, फिर रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाता है एनर्जी का, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट लॉस होता है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट लॉस होगा तो वहां पर एनर्जी का लॉस। पहला लॉस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, 2 कॉइल को लिंक करते हैं, प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी के साथ लिंक किया जाता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस Right? मैम। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से पढ़ो। ट्रांसफार्मर बहुत इजी टॉपिक है। एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में इनपुट देते हो, सेकेंडरी पर आउटपुट मिलता है ना। तो प्राइमरी पे इनपुट और आउटपुट मिलेगा सेकेंडरी पे। अब प्राइमरी के कॉइल को जो भी वो मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर जनरेट होगा, सारे फ्लक्स को किसके साथ लिंक करवाओगे? सेकेंडरी कॉइल के साथ। ये लिंक करवाएंगे हम, ठीक है। सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल का, वो किसके साथ लिंक करवाना पड़ेगा? सेकेंडरी के साथ। तो क्या होगा, कई बार वहां पर गैप आ जाता है कि सारा का सारा जो फ्लक्स है वो लिंक नहीं करा पाते, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। अब ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। क्या करने में लगे पड़े हो? हरलीन सुन रहे हो? यस मैम। ये करा रही हूँ। तो हरलीन, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि आउटपुट पर वोल्टेज, देखो नाम में क्या आ रहा है, अप ट्रांसफार्मर। मैं इसको ड्राइव करवा के करवाती हूँ, करना तो ऐसे तो तुमने कर लिया। लास्ट टॉपिक करा रही हूँ अभी, फिर अपना रिवाइज कर लेना खुद ही। ग्रुप पे एक्टिव रहना बेटा, जिसको जो टॉपिक ना मिले वो एक दूसरे को शेयर कर देना, पर पेपर से एक दिन पहले सोना चाहिए। तुम लोग तो क्या ही कर रहे हो। देखो ये ऐसे बनाना है तुम्हें डायग्राम। ये मेरा यहाँ से इनपुट जाएगा वी इन, और ये मेरी यहाँ पर बहुत सारी कॉइल्स लगी हुई है, ठीक है। ऐसे इसको सारे का सारा लिंक करवा दोगे। कहां पर? यहाँ पर क्या मिल जाएगा तुम्हें? सेकेंडरी, है ना। यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल मिल जाएगी और यहाँ पर प्राइमरी है। इसे बोलते हैं इनपुट और इसे बोलेंगे आउटपुट। अब मान लो प्राइमरी के पास नंबर ऑफ टर्न्स है NP, और आउटपुट पे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स N सेकेंडरी। अब देखो तुम्हें 2 तरीके का होता है, एक तो स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा चाहिए। अप है ना, अप का मतलब क्या है? आउटपुट पर मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए। तो बेटा अगर आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो तुम्हें सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स क्या रखने पड़ेंगे?
ज्यादा ज्यादा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो मतलब अगर तुम्हें आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आउटपुट पे तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करने पड़ेंगे। स्टेप डाउन में क्या है? स्टेप डाउन में मतलब तुम्हें आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम करनी है। तो कम करनी है तो मतलब सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स भी कम कर दो। सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स क्या कर दो फिर? कम कर दो। समझ में आया? यस मैम। लॉसेस के नाम करवाई दिए, लॉसेस हिस्टेरिसिस लॉस। अब फॉर्मूला देख लो यहाँ पे क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। यानी ये कैसे है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना ईएमएफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट करंट कैसा है? इनवर्सली। करंट कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो अगर ऊपर सेकेंडरी है तो करंट ऊपर किसका आया है? प्राइमरी का। भाई ये तो पता है ना, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो V इक्वल्स टू आई आर, आर कैसे लिखोगे? मतलब इसमें यह है कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी। यही इसका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। अगर पूछे किस पे बेस्ड है तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर। अगर तुम्हारा ईएमएफ बढ़ रहा है तो ईएमएफ वो कैसे बढ़ाएगा? भाई तुमने कहा कि मुझे आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा चाहिए। आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा मिलेगी कैसे? आउटपुट का करंट कम करके। मेरी बात सुन रहे हो? आउटपुट पर अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मैम, स्टेप अप बनाना है। स्टेप अप मतलब सेकेंडरी कॉइल ज्यादा कर दो। सेकेंडरी कॉइल ज्यादा कर दी मतलब आउटपुट पर ईएमएफ ज्यादा आ जाएगा। आउटपुट पर अगर ईएमएफ ज्यादा आया है तो उसका आउटपुट का करंट क्या होगा? कम। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ईएमएफ करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो तुम्हें ये 3 लाइनें दिख रही है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये इक्वेशन याद करना, ये सब फॉर्मूला आ सकता है कैसे? ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऊपर क्या लिखूंगी? अगर ऊपर सेकेंडरी है तो यहाँ भी सेकेंडरी आएगा क्योंकि डायरेक्टली है। यहाँ पर प्राइमरी आएगा। ऊपर अगर सेकेंडरी है तो करंट किसका लिखूंगी? किसका लिखूं करंट ऊपर? प्राइमरी का। अपॉन में अगर यहाँ प्राइमरी है तो अब क्या लिखेंगे? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि ईएमएफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के और ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। ये याद रखना। ये जो बॉक्स में ये जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ये जो आपने करंट वाला रिलेशन बताया है ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है ना? कौन सा? जो ये अभी 3 लाइन लिखी है? यस मैम। सबके लिए, सबके लिए। अभी उस पे भी आ रही हूँ। देखो अब होता क्या है, फिर अगली आती है इफिशियंसी। अगला पूछते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? पी आउट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, इफिशियंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? VI। VI तो आउटपुट पर तुम्हें क्या मिल रहा है? ई सेकेंडरी, आई सेकेंडरी। इनपुट पर क्या है? प्राइमरी कॉइल यानी ई प्राइमरी और करंट प्राइमरी। अब देखो तुम्हारी अगर इफिशियंसी 100% है, अगर इफिशियंसी 100% है तो क्या लिखोगे? पी आउट किसके बराबर है? n टाइम्स ऑफ पी इन के। ये याद रखना। और तुम्हें जितने परसेंट इफिशियंसी लिखी हो फॉर्मूले में यहाँ रख देना। ये फॉर्मूला है, ये लो, छोटा सा फॉर्मूला है। ओके मैम। क्या फॉर्मूला है इफिशियंसी का? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। और जो ये तुम्हें 3 लाइन यहाँ लिखवाई है ये तो रट लेना, ये वाली यहाँ से तो पूछ ही सकता है। न्यूमेरिकल सारे यहीं से बन जाएंगे इस एक इक्वेशन से, बोर्ड लेवल के। ठीक है, एक ये फॉर्म था। तो ट्रांसफॉर्मर के ये 2 ही फॉर्मूले हैं। आउटपुट पावर इक्वल्स टू एन का मतलब इफिशियंसी। ठीक है,
5 नंबर में तो इतना तो आराम से लिख देना, इफिशियंसी बता देना, लॉस बता देना, स्टेप अप स्टेप डाउन बता देना और ये वाला फॉर्मूला लिख देना 5 नंबर में, ठीक है। ओके मैम। ओके देन, और कुछ? नो मैम। मैम जी एक बार लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बताओ? लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक्सप्लेन करूं? हाँ जी मैम जी थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देती हूँ। लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि तुमने प्राइमरी कॉइल की सारी फ्लक्स किसमें लिंक अप करा रखी है, मैग्नेटिक वाले सेकेंडरी में, है ना, क्योंकि तुमने एक्सटर्नल इनपुट किसमें दिया है, प्राइमरी कॉइल में इनपुट दिया है ना वोल्टेज लगा के, प्राइमरी कॉइल में इनपुट दिया है ना वोल्टेज लगा के। अगर तुम्हें सेकेंडरी कॉइल में करंट चाहिए, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट करना है, तो तुम्हें फ्लक्स सारी की सारी लिंक करनी पड़ेगी सेकेंडरी कॉइल से। तो फ्लक्स लिंक कैसे करते हैं? आयरन की कॉइल से, आयरन की कॉइल लगाते हैं जिसकी वजह से सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स जो तुम्हारी प्राइमरी में इंड्यूस हो रही है वो सारी की सारी किस में चली जाए, सेकेंडरी में चली जाए। अगर 100% वो फ्लक्स नहीं जा रही है तो वो फ्लक्स का लॉस हो जाएगा, ये वाला लॉस है, ठीक है आकाश? ठीक है, ओके मैम। ओके देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। सो जाना आराम से। हाँ, और किसको डाउट है पूछो। ठीक है, बाय। बाय।